स्वागत है आपका यूपीपीसीएस के इस पेपर एक्सप्लेनेशन में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूपीपीसीएस की मेंस टेस्ट सीरीज की डिस्कशन के श्रृंखला कड़ी में यह दूसरा टेस्ट है। सीधे आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। ये दूसरा पेपर है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं इन्हीं के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त कमेंट करिए। ब्रीफ नोट एंड द एक्टिविटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सेकंड पेपर को उठा करके देखेंगे तो पॉलिटी, फिर उसके बाद गवर्नेंस, फिर सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, चारों का कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट कुछ 5 इयर्स के ट्रेंड को देखेंगे तो पहला जो चैप्टर होता है वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के उस चैप्टर मतलब फंडामेंटल राइट्स के पहले वाले अध्याय से जुड़ा होता है। सीधे आ जाते हैं इसके ऊपर। क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कैसे हुआ, एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई और भी कई तरह की चीजें, उसी को क्रमबद्ध रूप में करना है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंट्रो और कंक्लूजन की जरूरत इसमें नहीं है। आप सीधे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर कमेंट करेंगे कि इसका फॉर्मेशन और इनॉग्रेशन कैसे हुआ। दूसरा, ड्राफ्टिंग कमेटी का डिसाइड कैसे हुआ। तीसरा, जो एक्सेंटिव डिबेट हुए हैं थोड़ा सा उनके बारे में, और कुछ लैंडमार्क डिसीजन हुए हैं। एक नेशनल फ्लैग, दूसरा कुछ पार्ट का एडॉप्टेशन और फुली कॉन्स्टिट्यूशन का एक्टिव होना। ये चारों क्रमबद्ध रूप में आप आएंगे और फिर आप बताएंगे कि इनके फंक्शंस और चैलेंज क्या रहे हैं। विशेषकर 1947 के पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टैब्लिश्ड हुई थी और 1947 के बाद जब पार्टीशन हो गया तो कई सारे मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, फिर प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उनके भी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं आफ्टर पार्टीशन एंड परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो ये दो चीजें हैं जो आपको बतानी है और लास्ट में जो कंक्लूजन है। अगर इस पूरे चैप्टर को देखें तो आने वाले टाइम पीरियड में कैसे सवाल बन सकते हैं वो भी थोड़ा सा मैंने कमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट, नीड, स्ट्रेटजी, वर्किंग स्ट्रक्चर एंड इम्पैक्ट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उठे हुए आइडियोलॉजिकल डिबेट हैं उनके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं। 2 साल पहले आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकुलरिज्म, नेचर ऑफ सेकुलरिज्म बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, खासकर फ्रांस के बारे में। आजकल चल रहा है वंदे मातरम बनाम जनगण मन, उसके ऊपर विवाद, या फिर जो कोलोनियल हेरिटेज था 1946 के पहले, जो संवैधानिक विकास के लिए जो भी गतिविधियां हुई 1773 से लेकर 1946 तक, उनका क्या इम्पैक्ट है। एक बात और भी बात है कि संविधान बनाने में जो संविधान सभा बनी थी वो कितनी स्वतंत्र रही, ये खासकर बहुत ज्यादा चर्चे में आ रहा है। और एक जो आइडियोलॉजिकल एक्टिविटीज थी उनकी लिमिटेशंस कितनी थी, ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज ऊपर से बैठे हुए थे, कुछ यूरोप के लोग भी आए हुए थे, जो खुल के बात नहीं हो पाई, और संविधान में कई ऐसे प्रावधान डाल दिए गए जो आज उनके नकारात्मक परिणाम उभर के सामने आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। हालांकि यूपीपीसीएस का इतना लेवल नहीं है कि हाई फाई सवाल पूछे, लेकिन कुछ सवाल प्रत्येक पेपर में ऐसे होते हैं जिनका उत्तर देना नॉर्मल बच्चों के बस के बाहर होता है। तो एक टीचर और मेंटोर होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि इस सेक्टर से उठे हुए जितने भी आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट अभी चल रहे हैं वो आपके बारे में बताऊं। सीधे आते हैं दूसरा प्रश्न। क्या है दूसरा प्रश्न? नीति कमीशन से है। इंडिया के डेवलपमेंट में नीति आयोग की भूमिका को एनालाइज करिए, मतलब एनालाइज द रोल ऑफ नीति आयोग इन इंडियाज डेवलपमेंट। सिंपल सा प्रश्न है, गवर्नेंस का भी है और एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का है, पॉलिटिकल सिस्टम का है। तो नीति आयोग पहला क्या है? तो पिटा पिटाया प्रश्न है, कई बार आया है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को मोटिवेट करना। दूसरा क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल एडवाइस, जो भी विकास के लिए है सलाह देना। बॉटम अप अप्रोच इन पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी गोल, सतत विकास लक्ष्यों का क्रियान्वयन।
मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क एंड प्लान्स, विकासात्मक कार्यों का मूल्यांकन और उस पर सुझाव देना और अन्य और गतिविधियां। जब मैं ये पेपर का फॉर्मेट कर रहा था तो मैंने इसका उत्तर ही लिख दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। उत्तर लिखना ज़्यादा आसान है, फॉर्मेट करना थोड़ा सा कठिन। अब फिर बात आती है कि नीति आयोग भी आपके चैप्टर में है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, आज दें मेंस या बाद में दें, कहीं भी हो। तो नीति आयोग से किसी भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट, एम्बिशन, वर्किंग स्ट्रक्चर एंड वर्क, एक तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। दूसरा, यहां से प्रश्न बनने की संभावना कम है, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, मतलब एट प्रेजेंट टाइम नीति कमीशन कैसे एक्टिव हो रहा है। दूसरा, नीति कमीशन का डेवलपमेंट रोल क्या है, मतलब इंडिया के डेवलपमेंट में नीति कमीशन किस प्रकार का पार्टिसिपेट कर रहा है। और नीति कमीशन के जो रोल हो रहा है उसको एवेल्यूट करें, मतलब मूल्यांकन करिए। नीति आयोग कई तरह के रिपोर्ट्स देते हैं, जैसे गरीबी के ऊपर भी उन्होंने रिपोर्ट दी और उनकी बड़ी बदनामी हुई, तो उनके रिपोर्ट्स को एवेल्यूट करें। नीति आयोग के सामने चुनौतियां क्या हैं, तो बिहार के विशेष राज्य या तेलंगाना की स्थिति, उस तरह की चुनौतियां हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करने में नीति आयोग कैसे रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंडिकेटर कैसे है, नीति कमीशन के क्रिटिसिज्म क्यों होती है, नीति कमीशन का एस्टिमेट करे, नीति कमीशन की इफेक्टिवनेस की रिव्यू करे। यहां पर सिर्फ इफेक्टिवनेस है और इसका रिव्यू करे। 2015 के बाद से आईएएस में लगभग इतनी ही सारी चीजें आई हैं अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में। अब आप यूपी दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, तो जब आप नीति कमीशन पढ़ें तो इन सब के ऊपर 4 से 5 पॉइंट बना लें, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़े ना तो उनके ऊपर क्लियरिटी हो जाए कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पढ़िए, टिक लगाइए और उसके पॉइंट्स बना करके एक पेज में 5 से 7 पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि नीति कमीशन की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, ये सारे डायमेंशन कवर करना है। मतलब इन सारे टॉपिक्स पर 4 पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो नीति कमीशन से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आएंगे, कभी भी आएंगे, तो यू कैन हैंडल इट। नेक्स्ट, थर्ड है राज्यसभा के विशेषाधिकारों की आवश्यकता की विवेचना करिए, नेसेसिटी ऑफ प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा। लगातार चर्चे में आ रहे हैं कि राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं या राज्यसभा के पास जो भी राइट्स हैं उनकी यूटिलिटी क्या हो सकती है, क्या राज्यसभा बेबुनियाद और औचित्यहीन संस्था है। लगता तो यही है कि लास्ट 75 ईयर्स या 78 ईयर्स में राज्यसभा ने सिर्फ एक बिल को पास आउट किया है। अदरवाइज राज्यसभा का एकमात्र उद्देश्य है लोकसभा के कार्यों में अड़ंगा डालना। दूसरा, हारे हुए नेताओं को पीछे से एंट्री दिलाना। तीसरा, पैसे, बाहुबल, धनबल, ये जो भी लोग भी होते हैं उनकी एंट्री दिलाना। चौथा, प्रतीकात्मक लोगों को बैठे रहना, मतलब सचिन तेंदुलकर, आशा पारेख, इन लोगों का कहीं, सॉरी लता मंगेशकर, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ वो एक गुलदस्ता बन के रह गए। या फिर ये लोग कुछ करना भी चाहें तो आज के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में इनके लिए करने को कुछ बचता नहीं है। ऐसी कई सारी बातों के ऊपर राज्यसभा की आलोचना होती है, लेकिन राज्यसभा एक संस्था है, राज्यों का केंद्र में प्रतिनिधित्व करता है, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। इमरजेंसी के ऊपर भी कुछ राज्यसभा के अलग से पावर हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टार्ट करने में या कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज स्टार्ट करने में राज्यसभा की भूमिका है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन में भी राज्यसभा की भूमिका है। तो यही सारी चीजें हैं, इन्हीं को लिख देना है, बट क्रमबद्ध में। अक्सर बच्चे लोग नीचे का पॉइंट ऊपर, ऊपर का पॉइंट नीचे लिख देते हैं। नीड क्यों है, डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल पावर। यहां पर पूछ रहा है कि राज्यसभा को जो ये पावर दिए गए हैं उसकी जरूरत क्या है। एक प्रश्न बनता है राज्यसभा के पावर क्या है, दूसरा प्रश्न बनता है राज्यसभा के विशेषाधिकार क्या हैं, और यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि जो भी राइट्स दिए गए हैं उनकी यूटिलिटी क्या है या उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप बताएंगे कि मेंटेन फेडरल बैलेंस, मतलब सेंट्रल में स्टेट का भी इंटरफेरेंस या राइट्स बना रहे। वो स्टेट लिस्ट पर कोई भी लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है तो उसमें इसका है आर्टिकल 249। कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है तो इसमें इनकी सहमति जरूरी है। लोकसभा को बैलेंस करना, बैलेंस क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, बट आफ्टर ऑल आपको कॉपी में बैलेंस ही लिखना है। फिर कोई भी इमरजेंसी
डिक्लेयर करनी होती है उनका अप्रूवल चाहिए, और स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल में होना चाहिए, और कोई भी नया लॉ बनता है तो उसमें स्टेट का कोऑपरेशन होना चाहिए, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सुरक्षा संरक्षण। क्या करते हैं भगवान जाने, बट आपको ये 8 पॉइंट लिखना है। ध्यान रखिएगा 125 वर्ड में आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं, तो सबको आप पॉइंट में भी लिख देंगे इतना भी तो एनफ है। अब बात करते हैं राज्यसभा, तो वही मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर, वर्क, एम्बिशंस, इफेक्टिवनेस, निरर्थक, अडंगेबाजी वाली संस्था, अपेक्षित भूमिका का निष्पादन, मतलब राज्यसभा के लिए जो रोल आइडेंटिफाई किया गया था वो रोल फुलफिल नहीं हो रहा है। राज्यसभा को बैरियर क्रिएट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और भी कई तरह की चीजें। तो जनरली पार्लियामेंट से एक प्रश्न आता है, तो वहां पर हमने ये प्रश्न डाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, 4 नंबर। इंडियन जुडिशरी के इंडिपेंडेंट से किस प्रकार के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जन्म ले रही है एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो से कुछ एग्जाम्पल दीजिए। भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अच्छी बात है। जजों के घरों से बोरे में भरे हुए नोट मिल रहे हैं। दूसरा, न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में टांग अड़ा रही है। न्यायपालिका कार्यपालिका को आदेश दे रही है। न्यायपालिका किसी भी सुधार को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। जुडिशरी एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के रोल को भी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। कोलेजियम पर टिकी हुई है। खुद की जो इनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, खासकर जो मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, पेंडिंग केस बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर इनका कोई रवैया नहीं है। जज कहीं से भी अकाउंटेबिलिटी को अडॉप्ट करते हुए नहीं देखते, और भी कई तरह की चीजें। ये न्यायिक समस्या, इन्हीं चीजों को क्रमबद्ध रूप में लिख देना है। यहां पर पूछा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो जब बात होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ना, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि इस प्रेजेंट कंटेम्प्ररी सिनेरियो में हमारी जुडिशरी किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को झेल रही है, अडॉप्ट कर रही है या सामना कर रही है। ध्यान रखिएगा, आपको बोलना पड़ेगा हमारी जुडिशरी। हालात ये है कि एक बार कोर्ट में केस चला जाए तो तारीख पे तारीख सब लोग लूटने के लिए बैठे हैं। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है। यही अंतर होता है एक ब्यूरोक्रेट में और एक राइटर में। राइटर सब चीज़ें लिख देते हैं अखबार के एडिटोरियल में, लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो इन प्रैक्टिकल चीज़ों में उन चीज़ों के ऊपर अपनी कलम न चलाएं जो नेगेटिविटी को दिखाती। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले आप बताएंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा जो एक्टिव हो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीचमेंट का एक माध्यम बन रहा है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण, अभी तक एग्जाम में सिर्फ जुडिशियल रिव्यू आता था, लेकिन अब आ रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उनका क्या असर आ रहा है। दूसरा, इनका कार्यपालिका के साथ हमेशा टकराव होता रहा है, कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जीक्यूटिव। तीसरा, सेपरेशन ऑफ पावर का ये उल्लंघन करते हैं, मतलब शासन के तीनों अंग अलग अलग रूप में कार्य करेंगे तो ये इस चीज का उल्लंघन करते हैं। चौथा है कॉलेजियम सिस्टम जैसे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेहिता का अभाव है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। पेंडिंग केस होल्ड, मामले बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन कंसर्न, मतलब पारदर्शिता भ्रष्टाचार संबंधी समस्याएं। और लैक ऑफ डाइवर्सिटी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं महिलाओं की कमी है, अन्य जाति और धर्मों का प्रतिनिधित्व कम है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जज का काम फैसला देना होता है। जज पुरुष है या महिला ये उतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं तो ठीक है। तो बस इतनी ही चीज़ें लिखनी है। अब आगे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जुडिशियल स्ट्रक्चर से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का इशू, टेन्योर का इशू, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस का इशू, आफ्टर रिटायरमेंट लॉ, पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें लगभग आईएएस में आ रही हैं। तो यूपी में आएंगी कि नहीं आएंगी मैं नहीं बता सकता, बट मैंने अपने बच्चों को सब कहा है कि इनके ऊपर भी आप सोच लीजिए पहले से, ताकि एग्ज़ाम में चीज़ें आए तो आप आसानी से लिख सकें। जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, नो। एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में 2 से 3 साल के बीच में इंडियन जुडिशरी किस प्रकार के प्रॉब्लम से रूबरू हो रही है,
इफेक्टेड हो रही है, उन सब के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और थॉट्स क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न उन्हीं से आते हैं। आईएएस में जरूर एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, लेकिन पीसीएस में भी वही एप्लीकेशन एकदम सीधे सीधे आ जाते। कोई न्यायिक सक्रियता पूछते थे, बेसिक स्ट्रक्चर पूछते थे। अब न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविटीज कैसे इफेक्टेड रोल प्ले कर रहा है, वो सब इससे जुड़ा है। तो आप तैयार रहिए अगले टेस्ट में। पूछा है पीडीएस की प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए और संभावित लागू होने वाले जो रिफॉर्म है वो बताइए। इकोनॉमी का सोशल जस्टिस का पार्ट है पीडीएस, इकोनॉमी में भी जुड़ा हुआ है। तो पीडीएस का काम है भुखमरी मिटाना, फूड सिक्योरिटी को अरेंज कराना और सोसाइटी में एक सोशल जस्टिस का एस्टैब्लिशमेंट करना। ध्यान रखिएगा, पीडीएस जब आप सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं तो यहाँ पर पढ़ने का एस्पेक्ट अलग हो जाता है। इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो उसके पूरे ऑन द होल सिस्टम और वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। तो सिंपल सा है, प्रॉब्लम्स क्या है पीडीएस, एक एम्बिशंस क्या है, मतलब कि किस चीज के लिए पीडीएस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है भारत में। दूसरा, एट दिस पॉलिटिकल सिनेरियो पीडीएस किस प्रकार के व्यवहारिक समस्याओं से गुजर रहा है या प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो आप बताइए। करप्शन और लीकेज पहला है। फर्जी राशन कार्ड, फेक राशन कार्ड का प्रॉब्लम है। जो फूड ग्रेन की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। सप्लाई और स्टोरेज का लैकनेस है और डिस्ट्रीब्यूशन में इनसफिशियंसी के केस देखे जा रहे हैं। तो ये 5 चीजें हैं। हाँ, एक चीज मैंने एक नया ट्रेंड देखा है, जब से आईआईटी वाले कोचिंग के बिजनेस में घुसे हैं, खूब सारे डाटा दे देते हैं। वो बता देंगे कितना रिसाव है, कितने फर्जी राशन कार्ड है, कितने अनाजों की गुणवत्ता है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। लेकिन व्यवहारिक स्तर में जो लोग मेंस लिखते हैं ना, हर चीज के बारे में टू द पॉइंट डाटा देना पॉसिबल नहीं, पहली बात। दूसरा, आईआईटी वाले जानबूझ के अपनी विशेषज्ञता घुसेड़ देते हैं। वो खुद तो याद नहीं कर पाते बट बच्चों को गुमराह करते। ये जो 50-50 रुपए में बाजार में टेस्ट सीरीज बिक रही है, वो सब एआई से बनाया है। वो बच्चे के समझ में नहीं आता। यहाँ पर सहज और सरल तरीके से आपको अपना उत्तर लिखना होता है। ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज पूछ रहा है, स्पेशल स्टडीज नहीं है। वो किसी रिसर्च का पेपर नहीं है। हाँ, डाटा डाल देते हैं तो अच्छी बात है, बट पॉसिबल नहीं है हर चीज के डाटा को याद रखना। मैं खुद टीचर हूं, चारों पेपर पर मेरा उतना ही कमांड है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेंस आंसर राइटिंग पढ़ा रहा हूं तो उतनी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को एग्जाम देना है तो टीचर भी उतना फुलफिल तैयार होना चाहिए। तो आपको एक सामान्य ज्ञान की जरूरत है, सामान्य अध्ययन की जरूरत है, विशेषज्ञ अध्ययन की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चे पूछते हैं सर डाटा बता दीजिए। डाटा तो याद है, लेकिन इन सब चीजों से बचिए। आपसे प्रश्न के रिक्वायरमेंट को समझ के सभी चीजों को क्रमबद्ध रूप में लिखिए, जरूरी ये है। करेक्टिव एक्शंस क्या हो रहा है, मतलब एट प्रेजेंट डिजिटलाइजेशन हो रहा है। दूसरा, वन नेशन वन कार्ड का भी एक प्रोविजन देखा जा रहा है। सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। विजिलेंस और मॉनिटरिंग की जा रही है, और जितने भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनकी भी सर्विलांस और मॉनिटरिंग की जा रही है। तो 10 पॉइंट है, आपको 8 पॉइंट लिखने हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 125 शब्द का है तो 5 और 6 में आप निपटा सकते हैं, इन्हीं को एक्सटेंड कर देंगे। एक और भी है, पीडीएस को रिफॉर्म करने के लिए बाधवा कमेटी, नंदन निनकेली कमेटी और फिर आपका शांता कुमार कमेटी ने अलग अलग रिकमेंडेशंस दिए हैं। रंगराजन भी हैं। जब आप पीडीएस पढ़ रहे हैं तो पीडीएस के स्टेटस, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस पर क्या इनिशिएटिव हो रहा है और एट प्रेजेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या, ये दोनों चीज इकोनॉमी के पार्ट हो जाता है, बट ये सोशल जस्टिस में भी पूछ लेता है। तो इट्स एनफ पीडीएस को लेकर के। दूसरा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से अक्सर सवाल आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल डेवलपमेंट में वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है, मतलब ग्रामीण विकास के वंचित समूह के सशक्तिकरण में एसएचजी की प्रॉब्लम्स क्या है। तो यहां पर भी देखिए, जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ते हैं तो मैंने यहां पे लिख दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीनिंग, स्ट्रक्चर, एम्बिशन, वर्किंग नेचर, इफेक्टिवनेस, डेवलपमेंट पॉलिसी, बजटरी प्रोविजन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रॉब्लम्स, रूरल डेवलपमेंट का इंडिकेटर कैसे है, वुमेन्स एम्पावरमेंट का इंडिकेटर कैसे है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक एलिमेंट कैसे हो रहा है, वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट में कैसे रोल प्ले कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत में क्या योगदान है, और फिर सोशल सिक्योरिटी को
थ्रेट करने, सोशल सिक्योरिटी को एक्सटेंड करने में इनका क्या रोल है। इतने टॉपिक बनते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से और लगभग प्रत्येक वर्ष इनसे सवाल आता है। यहां पर सिर्फ आपसे पूछ रहा है प्रॉब्लम, तो 4 से 5 पॉइंट एनफ है आपको बताने में कि जो भी आपके देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं वो किस प्रकार के प्रॉब्लम से सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या है, पैसे की कमी है, दूसरा सदस्य संख्या ऊपर नीचे होते रहते हैं, तीसरा उसमें जो है मार्केटिंग से कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, चौथा जो भी लीडर बनता है वो भी घपलेबाजी या अन्य चीजें करता है, पांचवा कैसे काम करें, लैक ऑफ क्या बोलते हैं प्रैक्टिस या फिर ट्रेनिंग, ये चीजें उभर के आ रही हैं। इसी चीज को लिख देना है। क्या है प्रॉब्लम कि यहाँ पर फाइनेंशियल टेक्निकल डिफिशियंसीज दिख रही है, दूसरा बैंक एंड क्रेडिट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, तीसरा लैक ऑफ मार्केटिंग और मार्केट एक्टिविटीज उभर के आ रही है, लैक ऑफ लीडरशिप एंड यूनिटी, नेतृत्व और एकता का अभाव दिख रहा है, और लैक ऑफ ट्रेनिंग दिख रहा है। बस यही 5 है, इसी 5 को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी डाटा की ज़रूरत है, बट यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि जो जो नोट्स बाजार में यूपी पीसीएस या आईएएस के नाम पे बिक रहे हैं, ये सब में नोट्स में ये लोग घुसेड़ देते हैं। एनीवे, हाँ, ये चीज़ जो मैंने बताई है याद रखिएगा। अब कोई भी आप मेंस आंसर राइटिंग करें, टेस्ट सीरीज करें, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरा तैयार करें और इन सब के ऊपर 3-4 पॉइंट आप एक बार तैयार कर लें। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी के आधे घंटे अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से पढ़ लेते हैं और 1.5 घंटे अच्छे से इन पॉइंट पर लिख लेते हैं, तो जिंदगी के 2 घंटे देंगे तो आपका सोशल जस्टिस का एक टॉपिक तैयार होगा। उसी तरह 18 टॉपिक हैं, 36 घंटे अगर आपने दे दिए तो सोशल जस्टिस इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह सारे विषयों के सब टॉपिक्स के ऊपर अगर आप कैलकुलेशन बिठा के रूम में बैठ के अपने से सारी चीजों को तैयार कर लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हो जाएगा। बट आप लोग ना समझते हैं, ना बातों को जानना चाहते हैं, ना अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगला है सिविल सोसाइटी की एक्टिविटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में किस तरह इफेक्टिव हो रहा है। सिविल सोसाइटी लगातार सक्रिय है। सिविल सोसाइटी की भूमिका, सिविल सोसाइटी को अवेयर करने में, वीकर सेक्शन को एम्पावर करने में बहुत रोल प्ले करती है। हर साल प्रश्न आता है, यहाँ भी देखिए मैंने लिख दिया है पहले। जब आप सिविल सोसाइटी पढ़ें तो इसकी मीनिंग, इसका रोल, एम्बिशन, वर्किंग स्टाइल, इफेक्टिवनेस, पॉलिसी मेकिंग में रोल, प्रेशर ग्रुप के रूप में रोल, डीप स्टेट का इंडिकेटर कैसे है उसमें, नैरेटिव को क्रिएट करने में इनका क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को बनाने में, करने में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, गुड गवर्नेंस में इनका रोल, वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट में, और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस में। बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा कि भारत में कुछ लोग चीन के, अमेरिका के घोर समर्थक हैं, सरकार के आलोचक हैं। फंडिंग कहाँ से होती है, ध्रुव राठी से लेकर के रवीश कुमार से लेकर प्रशांत भूषण, बहुत से लोग हैं जो सिविल सोसाइटी बनाए हुए हैं। एनीवे, उन चीज़ों को अजीत डोभाल जी ने कहा भी था कि सबसे ज़्यादा आपको सतर्क रहने की है भारत में सिविल सोसाइटी की है। थोड़ा आंकड़ा सुन लीजिए, भारत में 33 लाख सिविल सोसाइटी के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 88,000 को गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड या बैन किया हुआ है, 1,12,000 को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, 1,34,000 गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं और 12,000 बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे आंकड़े हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी आपको बताना है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में इनका रोल है। पहली बात, जो भी देश में विकासात्मक योजनाएं बन रही हैं, पॉलिसी मेकिंग में ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी गवर्नमेंट के रिफॉर्म हैं वो उनको डिलीवर्ड करने में इनका एक मेजर रोल होता है। अवेयरनेस को बढ़ाते हैं और डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन करते हैं। सरकार, अभी अमेरिका से डील हुआ तो आप योगेंद्र यादव जी को सुन सकते हैं, कितनी खामियां हैं सब गिना देंगे। उसी तरह योगेंद्र यादव जी हो गए, रवीश कुमार जी हो गए, आरफा खानम शेरवानी हो गए, ये तो पत्रकारिता के चेहरे हैं। बट इनके साथ जो रिसर्च टीम काम करती है, दे आर ऑल बिलोंग टू सिविल सोसाइटीज। तो ज़्यादा नहीं उलझना है। इसी तरह 5 पॉइंट्स आपको बना लेने हैं और ये जो मैंने अभी आपको इतने सारे बताए हैं ना, सब पे 5-5 पॉइंट बना करके लिख लीजिए, बस इट्स एनफ। आगे
इंडिया यूएस रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, स्पष्ट करिए। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं सरदर्द हो गया है, अभी डील हो गई तो कुछ शांत है। तो देखिए, हम और अमेरिका कैसे जुड़े हैं। दूसरा, हम और अमेरिका किस प्रकार के संबंधों के दौर से गुजर रहे हैं। तीसरा, हम और अमेरिका अभी किस स्थिति में है। हम और अमेरिका कहां अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हम और अमेरिका के बीच में गतिरोध क्या है। यही 4-5 एंगल है, बस आपको इस एंगल को समझ लेना है और हर बार जो कुछ भी नई एक्टिविटी होती है बस उसमें डाल देना है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल हमेशा पॉजिटिविटी या वर्किंग नेचर से आएंगे, न कि प्रेजेंट डिबेट से आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो परस्पर हित्स हैं वो कैसे जुड़े हैं। तो डिफेंस और स्ट्रैटेजिक्स इंटरेक्शन में हम कैसे जुड़े हैं, उसमें आपका सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक रीजन, डिफेंस कोऑपरेशन या बैलेंसिंग चाइना एसेंट, मतलब ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन में अभी हमारी ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, टेक मार्केटिंग रिलेशन है, टेक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आने चाहिए। तीसरा है जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस, जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी या कोऑर्डिनेशन में हम टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे हम साथ हैं, इक्वल आइडियोलॉजी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति है, साझा हितों का संचालन मतलब मैनेजमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वो चल रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे इक्वल हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर वैल्यू इक्वल है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को लेकर के इक्वल। कल ये क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे ने कहा सर सच में ऐसा है, ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ क्या किया, ग्रीनलैंड के साथ क्या कर रहा है, नाटो को लेकर के क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है, पाकिस्तान का सपोर्टर है, भारत का विरोधी है, चीन के साथ कभी दोस्ती कभी दुश्मनी। मैंने कहा बेटा जी आप सब बात सही कर रहे हैं, एस जयशंकर के बाप मत बनिए। होता क्या है कि बच्चे लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि माइंडसेट रिक्वायरमेंट क्या है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो। वो इतने निर्दोष हैं कि जो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, जो यूट्यूब में सुनते हैं, वही आके लिखना शुरू कर देते। नो, डिप्लोमेट बनना है तो आपकी मेंटेलिटी और आपकी पर्सनालिटी अलग होनी चाहिए, और न्यूज़पेपर का एक एडिटर या यूट्यूबर्स बनना है तो वहाँ का अप्रोच अलग होता है। यहाँ पर आपको इसी फ्रेम में सोचना है कि हाँ, इंडिया और यूएस के बीच में कॉपरेशन के ये इश्यूज हैं, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट एस जयशंकर की तरह ऐसे कोट बंद करिए, वी कैन हैंडल इट, हम लोग इसको सुलझा लेंगे। तो एस जयशंकर को देखते रहिए और वो पर्सनालिटी अपने अंदर लेकर के आइए, उस पर्सनालिटी को अपने माइंडसेट में लेके आइए और कॉपी में उतारिए। रियलिटी है, अगर आप लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आप डिप्लोमेट नहीं बन पाएंगे, ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाएंगे। तो याद रखिएगा, अमेरिका गुंडों का देश है, आतंकवादियों का देश है, फलाना ठिकाना जो भी है उसको किनारे करिए। यही अंतर होता है एक डिप्लोमेट में और एक नॉलेजेबल पर्सन में। यही कारण है कि 5000 से भी ज़्यादा IITians एग्जाम में शामिल होते हैं, 500 भी सेलेक्ट नहीं होते। क्यों? नॉलेज में कमी है? नो, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी डिप्लोमेट की तरह नहीं होती। और ये खासकर हिंदी बेल्ट के लोग, काउ बेल्ट के लोग जो हमारे ही गांव और भाई बंधु हैं उसी क्षेत्र से आते हैं, उनके अंदर तो ये होती ही नहीं है। वो सिर्फ सच और आनंद के चक्कर में पड़े रहते हैं, मेंस का उत्तर लिख ही नहीं पाते हैं, तो इंटरव्यू में क्या बोल पाएंगे। यही कारण है 4% रिजल्ट। कारण पढ़ने में कमी नहीं है, मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं है, हड्डी गला देते हैं, बट जो उनका माइंडसेट है ना वो डिप्लोमेट की तरह नहीं है, तो उत्तर को कैसे लिखे ये पता ही नहीं होता। दर्जनों बार मैंने बताया है अपने बुक में, अपने लेक्चर में, बट बच्चे लोग सुनते ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज आपका अप्रोच होना चाहिए, कॉपरेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एस जयशंकर को अपने अंदर लेकर के आइए। अगला सवाल है, थका हुआ सवाल है, WHO की वर्किंग स्ट्रक्चर में जो भी रिफॉर्मेटिक एस्पेक्ट हैं उनको आप डिफाइन करिए। थका हुआ सवाल है, सोशल जस्टिस से है, गवर्नेंस है। WHO में क्या है, तो भाई चीन निकल चुका है, कोविड के बाद फंडिंग की कमी हो गई है, अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया है और चीन की प्रभावशीलता इसके ऊपर दिख रही है। कोई भी संक्रामक बीमारियां होती हैं उस पर WHO बेबुनियाद और चित्तविहीन संस्था सिद्ध हो चुका है। ये सारे फैक्ट हैं। अब इसी को डिप्लोमेटिक वे में कैसे लिखना है वो बात करते हैं। तो कहां कहां ऐसे रिफॉर्म की जरूरत है। सबसे पहले आप बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसमें रिफॉर्म क्या चलेगा। दूसरा, जो इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस हैं
रिस्पॉन्स है उसको उसमें तेजी लाने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, और सस्टेनेबल और फंडिंग की जरूरत है, और जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन की जरूरत है, स्ट्रेंथ क्या नाम है, रीजनल कोऑपरेशन। बस इतनी ही चीजें जाननी है। तो डब्ल्यूएचओ, अब आगे ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूएचओ एस्टैब्लिशमेंट, एम्बिशन और प्रायोरिटी ये कभी पूछता नहीं है। पूछेंगे कि 21 सेंचुरी में चैलेंजेस क्या है, ग्लोबल जो नेशंस हैं उनके रोल क्या हो रहा है, यूएस वर्सेस चीन की पॉलिसियां कैसे डब्ल्यूएचओ को इफेक्टेड कर रही हैं, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को शॉर्ट आउट करने में डब्ल्यूएचओ इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, डब्ल्यूएचओ को रिफॉर्म करने में या एक नए फेस में लाने में इंडिया का क्या रोल है, पोस्ट कोविड डब्ल्यूएचओ के पास कैसे चैलेंजेस है, डब्ल्यूएचओ के ऊपर डीप स्टेट कैसे प्रभावी हो रहा है, या फिर न्यू जो डिजीज आ रही हैं उनको कंट्रोल करने में डब्ल्यूएचओ क्यों इफेक्टिव नहीं हो रहा है, या डब्ल्यूएचओ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से लेकर के कौन कौन से प्रॉब्लम है। सच्चाई यह है कि डब्ल्यूएचओ दो बूंद जिंदगी के पिलाने के अलावा विकसित देशों के हाथों का उपकरण है। पहले बीमारियां फैलाई जाती हैं, फिर दवाइयां दी जाती हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो बताते हैं पहले दुनिया को तबाह करो और फिर उनको दवाई के नाम पर खड़ा करो। देख ही रहे होंगे, एक हॉलीवुड की फिल्म है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बेन एफ्लेक है, उसमें दिखाया है कि बीमारी को कैसे फैलाई जा रही है और दवाइयाँ लेके आई जा रही हैं। एनीवे, तो ये तो व्यवहारिक चीजें हो गई। इतने सारे एस्पेक्ट बनते हैं, सब पे सोच लीजिए, दो दो चार चार लाइन का कंटेंट लिख लीजिए। फिर आज के बाद से डब्ल्यूएचओ, आई थिंक मुझे लग रहा है 3 घंटा अगर अपने लाइफ का डब्ल्यूएचओ को आप दे देंगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर सारी बातें उसी चीज को क्रमबद्धता के रूप में रखी गई है कि एट प्रेजेंट डब्ल्यूएचओ के वर्किंग नेचर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें रिफॉर्म क्या होगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न हमेशा वहीं से आता है, डब्ल्यूएचओ क्या काम कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है, रिफॉर्म क्या होगा। यही 3 चीजें। आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन है, मिडिल ईस्ट के प्रति जो इंडिया की रीजनल पॉलिसी है उसका एक्सप्लेन करिए। उलझता ही जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी के ऊपर क्या है, तो जब आप मिडिल ईस्ट पढ़ें, यहां देखिए, तो मिडिल ईस्ट के बारे में मेजर न्यू चैलेंजेस क्या है। पहला, मिडिल ईस्ट में ईरान क्राइसिस का क्या इंपैक्ट हो सकता है, इंडिया के पॉलिसी में क्या चेंज आया है, इंडिया के कॉपरेशन और अगेंस्ट रहने वाले देशों का ग्रुप कौन सा है, मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को लेके इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेज हैं, इस्लामिक नाटो वर्सेस मेडिटेरियन क्वाड जिसमें भारत को भी बुलाया जा रहा है, मिडिल ईस्ट के डिस्टर्बेंस या चीजों से इंडिया कैसे इफेक्टेड हो सकता है, मिडिल ईस्ट में कोऑपरेटिव और एंटी इंडियन ग्रुप्स के रूप में भारत की भूमिका क्या हो सकती है, हमारा इंडिकेटर क्या है, मतलब हम अपने सहयोगी और विरोधियों को कैसे चुने, ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम का क्या मसला है, भारत उससे कैसे प्रभावित हो सकता है, और इजराइल की सेल्फ डिफेंस पॉलिसी से भारत कैसे जुड़ा हुआ है, भारत की ट्रेडिशनल फिलिस्तीन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं, मिडिल ईस्ट के जो भी अनस्टेबिलिटी है उसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है, या वर्ल्ड के जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनका अखाड़ा या क्या बोलते हैं फील्ड मिडिल ईस्ट कैसे बना। इतने एस्पेक्ट मैं मैगजीन पढ़ रहा था, जब मैंने पूरा कैलकुलेशन किया और सारे मैगजीन की कतरन निकाली यहाँ पे तो इतने सारे आर्टिकल आए और इन सब से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो मिडिल ईस्ट में इन सब के ऊपर आप 4-4 पॉइंट भी अगर आप लिख लेते हैं ना, तो कोई भी प्रश्न मिडिल ईस्ट पर आए यू कैन हैंडल इट। यहां तो मैंने सिर्फ एक प्रश्न दिया है, क्या प्रश्न दिया है एक बार आप फिर देख लीजिए, मध्य पूर्व के देशों के प्रति भारत की क्षेत्रीय नीति की विवेचना करिए। दिखने में लगने वाला एकदम सिंपल सा प्रश्न, हर साल उतना ही उपयोगी है। अब आपके ऊपर है कि इसमें आप 1947 की स्थिति को डालते हैं या 2026 के फरवरी, आज 11 तारीख है, उसको डालते हैं। एनीवे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको डिफाइन करेंगे कि 82% एनर्जी कैसे, क्या, किस तरह। दूसरा, हमारी बैलेंसिंग डिप्लोमेसी है वहाँ पे, मतलब मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर बदल तो चुका है लेकिन हम बैलेंसिंग ही लिखेंगे। 3 करोड़ से ऊपर हमारे
इंडियन डायस्पोरा, वहाँ के लोग काम करते हैं, हमारे इकॉनमी में फॉरेन करेंसी का लाने का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर हमारी ज्योग्राफी ऐसी है जो हमारे स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी उनसे जुड़ा हुआ है, और हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशन है। हिस्टोरिकल कैसे? तो भाई मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर नादिर शाह आया, फिर अहमद शाह अब्दाली आया, फिर तैमूर लंग आया, उसके पहले पहलवी आक्रमण हुआ, उसके पहले दसराग युद्ध हुआ। तो मध्य पूर्व भारत से सदा दुश्मनी का माहौल रहा है और भारत को हमेशा बर्बाद ही किया है। आबाद तो नहीं किया, लेकिन जब हम आप चीज़ों को लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं तो इन सारे सच को किनारा किया जाता है। हमको कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, मिडिल ईस्ट से हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। कैसे रहे ऐतिहासिक? करोड़ों लोगों का गला काट के लूट के भारत की महिलाओं और औरतों को बेचने वाला नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली या तैमूर लंग। लेकिन इन चीज़ों को किनारे करना पड़ता है। जब आप डिप्लोमेट बनते हैं तो इन चीज़ों के प्रति आपको चुप्पी साधना पड़ता है। मुझे आज भी याद है जब एस जयशंकर साहब कुछ बोल रहे थे अफगानिस्तान के मुद्दे पर, तो मैं सोच रहा था कि ये गजनी के बारे में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, बट उन्होंने नहीं बोला। इसलिए वो डिप्लोमेट है, क्योंकि डिप्लोमेट के रूप में जब आप बैठेंगे तो जितनी भी डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं उनकी चर्चा नहीं होती है। तो जब वहाँ चर्चा नहीं होती तो आपकी कॉपी में भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सच लिख दिया ईरान की बर्बादी में ही भारत की भलाई है, सच्चाई यही है। क्योंकि ईरान उधर टूटेगा, बलूचिस्तान टूटेगा तो पाकिस्तान टूटेगा। ईरान कभी भारत का मित्र रहा नहीं है, और अभी भी 20 लाख आपके अफगानिस्तान में उसके शिया मुस्लिम ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के रूप में हथियार AK-47 लेके बैठे हुए हैं। उसी तरह पाकिस्तान बर्बाद होगा तो भारत आबाद होगा। लेकिन ये सारी चीजें आपकी कॉपी में नहीं आनी चाहिए। कौन नहीं जानता कि कतर आतंकवादियों का सबसे बड़ा दोस्त है? कौन नहीं जानता कि सऊदी अरब के सिर्फ आने वाली फंडिंग में भारत में मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये सारी सच्चाई है। कौन नहीं जानता कि भारत में दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठा हुआ, और जितने भाई लोग क्रिमिनल हैं, दुबई की तो पूरी इकॉनमी भारत को लूट करके, भारत जैसे देशों को लूट करके बनी है। दिल्ली में होटल हयात खड़ा है, एवरीबडी नोन अबाउट इट। दुबई का पैसा ब्लैक लगा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी सरकार आंख बंद किए रहती है। तो आपको भी आंख बंद करना होगा और यहां पर बैलेंस अप्रोच में लिखना होगा। अब ये बात समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो अब कैसे समझाएं। अब आइए आते हैं 200 शब्दों में। यहां पर आपको इंट्रो भी लिखना होगा और कंक्लूजन भी। तो आइए, क्या है इस कथन का विश्लेषण करिए कि फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में जो लेजिस्लेटिव है, उसका जो मॉडल है, उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कहा जाता है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा की जो एक संरचना है, उसने संघवाद को, फेडरलिज्म को बहुत स्ट्रांग किया। जो संघवाद कई तरह के प्रॉब्लमों से जूझ रहा था, सरवाइव हो रहा था, उस चीज को शॉर्ट आउट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चाहे वो हिंदी का विरोध हो, चाहे वो स्वायत्ता की मांग हो, या नए राज्यों की स्थापना हो, या भारत से अलग होने के आंदोलन। कश्मीर का देख लीजिए, आसाम का देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का देख लीजिए, और दक्षिण भारत का देख लीजिए। उन सबको थामने में इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम और लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 12th क्लास के एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है, उसी चीज के ऊपर आधारित है। आंसर क्या होगा? आ जाइए 11वें नंबर पर। आप बताएंगे इंट्रो के बाद कैसे मजबूत किया है। तो आप बताइए कि जो पार्लियामेंट है उसने रीजनल रिप्रेजेंटेटिव को बैलेंस किया है। दूसरा, सार्वजनिक मर्यादा का पालन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिकोरम को भी पूरा किया है। तीसरा, प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को भी संचालित किया है। चौथा, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो भी डाइवर्सिटी मैंने बताया उसको एक सम्मान दिया है, और डेमोक्रेसी को एक अच्छे तरीके से एक्टिव करके दिखाया है। अब ये मैं लिख नहीं पाया कि डेमोक्रेसी फाइनली सक्सेसफुली भारत में एक्टिव है, तो ये भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम और स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा के नाम का जो 2 लेजिस्लेटिव है उसकी देन है। फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ सवाल है। फेडरलिज्म जब आप पढ़ते हैं तो इसमें इतने एस्पेक्ट हैं, मैं एक्सप्लेन करूं या छोड़ दूं, लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी बनता है। फेडरलिज्म स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, टाइप्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म
वर्सेस फेडरलिज्म मतलब कांग्रेस, भाजपा और संघवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ फेडरलिज्म, कल्चरल स्टेट ऑफ फेडरलिज्म, कांग्रेस और बीजेपी, इफेक्ट करने वाले इशूज और ईडी, सीबीआई और सीबीसी सोशल मीडिया का फेडरलिज्म पे प्रभाव, यही तो डैमेज कर रहा है। मोदी जी ने कैसे गर्दन दबोच रखी है सारे मुख्यमंत्रियों की, बताने की जरूरत नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन, क्षेत्रीय दल विरोध कर रहे हैं कि राज्यों के चुनाव में केंद्रीय मुद्दे प्रभावी रहेंगे, राज्यों के मुद्दे गायब हो जाएंगे और केंद्र राज्यों को कब्जा कर लेगा। सच्चाई है, इतने सारे इश्यूज हैं फेडरलिज्म पर, इन सब के ऊपर मैटर ना आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में मिलेगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स जो पिछले साल आईएएस में आए हैं वो डाल देते हैं, अगले साल जो आईएएस में आने वाले हैं, जो पीसीएस में आने वाले हैं, एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो देश का कैसे चल रहा है वो होता नहीं, उतना टाइम नहीं है किसी के पास। यहाँ तो पॉलिटी के वो टीचर एक्सपर्ट हैं या माने जाते हैं जो लक्ष्मीकांत तोते की तरह रट के बच्चों को पढ़ा देते हैं। जब अटेम्प्ट खत्म हो जाता है तो 5 साल बाद बच्चे के समझ में आता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो हैं वो ये हैं, और उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा कि फेडरलिज्म को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने में लोकसभा या राज्यसभा नामक का जो ये स्ट्रक्चर है द्विस्तरीय विधायी का, वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, और फेडरलिज्म से कितने सवाल बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। मर्जी आपकी, तोते की तरह रटिए या पढ़िए। आगे देखिए, एट प्रेजेंट सिनेरियो में आज के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अखबारों में आया हुआ है कि एसआईआर होता रहेगा। ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट में कैसे गई और कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एसआईआर पर उंगली उठाई वो भी आपने देखा। पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है वो भी देखा। बिहार के इलेक्शन में जो वोट चोरी का मुद्दा है वो भी प्रभावी हुआ। प्रश्न बनना ही है, किसी भी रूप में आना है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठते विवाद, आरोप प्रत्यारोप के निहितार्थ क्या है? आपसे सीधे पूछ रहे हैं कि जो भी इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में ऑपोजिशन है, रीजनल पार्टीज हैं, सीएम्स हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कुछ भी एलिगेशंस लगाए हुए हैं उनकी यूटिलिटी क्या है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इस देश में चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उनके पीछे आप अपने विचार दें। शानदार प्रश्न है। जब मैं इस प्रश्न को बना रहा था तो मुझे बनाने में 10 मिनट का टाइम लग गया कि एकदम यूपी के माइंडसेट से कैसे बनाऊं जो सवाल आते हैं। खैर आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इलेक्शन कमीशन, तो आपको बताएंगे कि एट प्रेजेंट क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। तो वही वोट चोरी, डबल वोटिंग का मुद्दा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट किया है कि जो निर्विरोध चुनाते हैं और प्रेस्ड इलेक्शन होता है उनके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि वो बायस्ड बिहेवियर कर रहा है। ये 3 पॉइंट्स कंट्रोवर्सी है। चुनाव आयोग ने कुछ रिएक्शंस दिए हैं इसके प्रति। इलेक्शन कमीशन ऑन स्टेटमेंट ऑन द एलिगेशन, वो आपको बताना है क्या है, और कुछ जो एक्सपर्ट इसके ऊपर कमेंट किए हैं वो बताने हैं क्या है, और कंक्लूजन देना है। क्या देना है कि दिस ब्लेम गेम अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन इज द पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल कल्चर। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के द्वारा जो भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं वो भारत की राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा है। खत्म। तो बताऊं क्या कि इलेक्शन कमीशन से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। एनीवे छोड़िए। फिर आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के अनकॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, बहुत कठिन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करिए। एक प्रश्न तो आता ही है, कभी फ्रांस, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, ये पूछ देते हैं। तो आप बताएंगे कॉम्परेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे कि आपके जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कैसे है। दूसरा, पार्लियामेंट्री और फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो दुनिया के अन्य पार्लियामेंट्री और फेडरल स्ट्रक्चर से कैसे अलग है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ है और जो डिटेल है उसमें क्या क्या है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो अमेरिका के जुडिशियल या अन्य देशों के जुडिशियल स्ट्रक्चर से कैसे अलग है। जो हमारे यहाँ सिटीजनशिप का प्रोविजन है वो अन्य देशों के सिटीजनशिप से कैसे अलग है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेथड, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट या पंचायती राज या वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शंस में या डाइवर्सिटी को प्रमोट करने में क्या रोल है। ये 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स में आपको कंपेयर करके लिखना होगा। आप 4-5 पॉइंट्स भी लिख करके 200 शब्दों तक अपनी लिमिटेशंस को रख सकते हैं। कंक्लूजन क्या देंगे
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अनूठा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोस्ट यूनिक अमंग द ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका के संविधान में 8 संशोधन हुए हैं, भारत के संविधान में 108। और आपको सच्चाई बता दे, संविधान 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 ये जो लोग रटते हैं ना, सिर्फ आरक्षण से इनको लगाव है, बाकी किसी से किसी को कोई मतलब है नहीं। देश में भ्रष्टाचार कैसे है, संस्थाएं कैसे काम करती हैं, घूसखोर अधिकारी कैसे हैं, आपके सामने सब आंखों के सामने है। लेकिन ये लोग जो कहते हैं ना संविधान 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 संविधान, कांग्रेस वाले इसलिए रटते हैं कि वो उसका श्रेय लेना चाहते हैं, और बहुजनवाद वाले इसलिए उसको रटते हैं कि उससे उनको अधिकार मिला हुआ है। तो सारा खेल अपने फायदे का है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया होता तो 108 अमेंडमेंट नहीं करने होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को पढ़िए, हंसिए भारत के लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, मूर्खों के ऊपर, और मुंह बंद करके 10 पॉइंट लिख लीजिए कि हाँ भाई हमारा संविधान सबसे बढ़िया है, और उस पॉइंट को ऐसे झाड़िए और कहिए यस दिस इज आवर यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, और हंसिए, तभी आप डिप्लोमेट बन पाएंगे। आगे 14वां सवाल पूछ रहा है, फाइनेंस कमीशन की ज्योग्राफिकल अनइक्वलिटी है, उनके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मतलब फाइनेंस कमीशन के ऊपर ये बात कही जाती है कि जो भी भारत की विविधता है उसको फुलफिल करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, वही पूछ रहा है। तो 14-15 अरविंद पनगड़िया, देखिए क्या सबको लिखना होगा। सबसे पहले इंट्रो बताएंगे कि रूल ऑफ फाइनेंस कमीशन फॉर डेवलपिंग ऑफ स्टेट क्या है। पहले आप बताएंगे कि भारत के जितने भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको ग्रांट देने में फाइनेंस कमीशन की भूमिका रही है। तो एक पहला लाइन। दूसरा, जो भी रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने में इनकी भूमिका रही है। तीसरा, स्टेट्स को स्पेशल ग्रांट भी देते आए हैं। और बस कंक्लूड कर दीजिए, कई सारे डिस्प्यूट्स हैं लेकिन उसके बाद से भी फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, पनगड़िया साहब की रिपोर्ट अभी आने वाली है। तो भारत में 15वें और 14वें या उसके पहले फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या किया है, ये सब न्यूज़पेपर में आएगा। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट वर्क नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि लास्ट 78 ईयर्स में फाइनेंस कमीशन ने जो रोल प्ले किया है उसके एस्पेक्ट क्या है, खासकर इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए। इट्स एनफ। आगे देखिए, जो भी अति संवेदनशील वर्गों के चिन्हीकरण में सरकार को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कि डिफिकल्टीज क्या है गवर्नमेंट फेसिंग आइडेंटिफाइंग हाईली वेलनेरेबल्स ग्रुप। मतलब कौन है वेलनेरेबल क्लास, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, शानदार प्रश्न है। क्या प्रॉब्लम है, एक तो डेटा नहीं है, दूसरा बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट की कनेक्टिविटी में नहीं आ पा रहे हैं, तीसरा घुमक्कड़ हैं, चौथा आपराधिक जनजाति या जातियों के रूप में सूचीबद्ध हैं, बहिष्कृत हैं, सरकार के स्तर पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और भी कुछ अछूतपन के शिकार हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले लैक ऑफ डाटा और सर्वे, उसको बताएंगे। ज्योग्राफिकल सोशल आइसोलेशन, उनका कैसे अलगाव है। मुझे आज भी याद है कि हमारे गांव में सांप सपेरे वाले आते थे, बंजारे आते थे, तो माएँ हमारी छुपा लेती थी कि वो बच्चा चोर है। कुछ हद तक ये बात सही भी है। इनइक्वलिटी विथ कास्ट एंड ग्रुप्स, वो भी प्रॉब्लम है। सोशल बाइकआउट होता है, इग्नोरेंस ऑफ राइट्स होते हैं, और ये टेम्प्रोरी रेसिडेंस से जुड़े हुए हैं। ये 6 चीज़ें हैं। तो बच्चा चोर तो हैं ही हैं, लेकिन सारे लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। शहरों के किनारे लोहार वोहार देखे होंगे, बस्तियां, कच्चा बनियान गैंग। तो एक चीज़ें गलत हो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। पहले कुछ भिक्षा मांगने आते थे तो भिक्षुक के नाम पर वो मुखबिरी करने वाले, बच्चा उठाने वाले, चोरी डकैती करने वाले, ऐसे तमाम तरह के चीज़ों के रूप में आए। एनीवे, तो ये प्रॉब्लम तो है ही। तो आप बताएंगे कि इन्हीं कार्यों से इनकी वेलफेयर पॉलिसी एक्टिव नहीं हो पा रही है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, दिस आर
ऑब्स्टेकल्स इन रीचिंग द राइट्स बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कीम्स। तो जब आप वर्नरेबल क्लास के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी मीनिंग, इसका क्लासिफिकेशन, इसके वेलफेयर के रिलेटेड प्रोविजंस, बजटीय एलोकेशंस क्या हुआ है, इनका एम्पावरमेंट और इनके प्रॉब्लम्स, ये 4-5 चीज़ें हैं। एक बार बैठ के अच्छे से 2 घंटे आप निकाल लीजिए, आपका टॉपिक ये पूरा हो जाएगा। शानदार प्रश्न। फिर आते हैं वापस। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड किया है। बताइए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन है? जो रोज कमाने और खाने वाले हैं। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब 90 के बाद से भारत में चलने वाली आर्थिक उदारीकरण संबंधित नीतियां, ये कैसे प्रभावित हुए हैं। कहने का मतलब है आपका समाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से कैसे इफेक्टेड। ध्यान रखिएगा, सोशल जस्टिस का प्रश्न है, इकोनॉमी का नहीं। तो यहां पर सिर्फ आपकी बातें आएंगी डाटा पाटा 3rd पेपर में। इंट्रो डालेंगे, इंपैक्ट डालेंगे कि रोजगार तो बढ़ा है भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स में, जैसे 50% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जॉब, इससे ज्यादा डाटा डालने की जरूरत नहीं है, ये बताना है। दूसरा, जॉब एब्जॉर्बेशन इंक्रीज हुआ है, उद्यमिता बढ़ी है, मुद्रा, ई श्रम पोर्टल, 280 मिलियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स अंडर सोशल सिक्योरिटी, मतलब 280 मिलियन को सामाजिक सुरक्षा, लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रखा। ये मुझे मजबूरी हो जाती है नोट्स के में जो लिखा रहता है उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन ये नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर आप बताएंगे कि निगेटिव इम्पैक्ट में ये पड़ा है कि उनकी जो वेजेज है वो स्टैग्नेशन की शिकार है, कम हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी, जीएसटी इम्पैक्ट का असर दिखाई दे रहा है, जो भी हमारे जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं। फिर आप बताएंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, मतलब प्रतिस्पर्धात्मक हानि हो रही है। इस पॉइंट को मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे लिखूं, तो नीचे मैंने बता दिया। फिर आप बताएंगे रीजनल इनबैलेंस भी बढ़ रहा है, मतलब माइग्रेशन बढ़ रहा है और स्लम्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो रीजनल इनबैलेंस, अनहेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस, वेजेज स्टैग्नेशंस, जॉब एब्जॉर्बेशन इंक्रीज्ड और एम्प्लॉयमेंट, ये मतलब 2 लाइन पॉजिटिव और 2-3 लाइन नेगेटिव। कंक्लूजन में क्या है? तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, मतलब भारत में असंगठित वर्गों के लिए जितनी भी संचालित योजनाएं हैं वो उनके ऊपर 100% लागू नहीं हो पा रही हैं, थोड़े और प्रयास करने की जरूरत है। बस इतना ही। लेकिन फिर जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स पढ़ रहे हैं तो इनके स्टेटस, इनके प्रॉब्लम्स, इनके वेलफेयर स्कीम और इसका इम्पैक्ट और सोशल सिक्योरिटी, बस 2-2.5 घंटा अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 17वें नंबर पर आइए। 2025 तक न्यूट्रिएंट और फूड सिक्योरिटी की स्थिति क्या है, व्याख्या करिए। तो सीधा सा प्रश्न है, न्यूट्रिएंट और फूड सिक्योरिटी को लेकर स्टेटस पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले इंट्रो डालेंगे। स्टेटस क्या डालेंगे? सोफी रिपोर्ट है 2025 का, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, सीधे पूछ लिया गया है। इसको यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्लान, ये उन्हीं के बैनर तले इंप्लीमेंट होता है। आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि अंडर न्यूट्रिट पॉपुलेशन कितनी है, ये मैंने डाटाज लिख दिया है। दूसरा, पीपुल लैकिंग ऑफ हेल्दी डाइट, मतलब स्वस्थ आहार से लोग वंचित कौन है। तीसरा इसमें है कि जो पॉपुलेशन है वो भी इसकी कैसे शिकार है। चौथा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा क्या रोल है। और पांचवा, हम भी इसमें शामिल हैं, मोटापा एक चुनौती बनती जा रही है, हम लोग अति पोषण के शिकार हैं। ऑब्जर्विटी ऑफ चैलेंज। कंक्लूजन क्या बताएंगे कि जितने भी प्लान्स चल रहे हैं उनके अलावा अभी भी इंडिया पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। भारत में पोषण और खाद्य सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जब आप इस चीजों को पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले स्टेटस रिपोर्ट्स, ग्लोबल रिपोर्ट्स, कंट्रोलिंग पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम, प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट स्टेटस और रिव्यूज और लीकेज, बस इतना ही पढ़ लीजिए। सबके ऊपर यहाँ पर थोड़ी डाटा लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
यहाँ पर सीधे पूछ रहे हैं खाद्य और पोषण, क्योंकि यूपीपीसीएस का ट्रेंड है कि सोशल जस्टिस के कुछ खास इंडिकेटर हैं, वहां से प्रश्न आते ही आते हैं। आईएएस वाले भी इसको उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। 18 नंबर के सवाल में आइए, देखिए इंडो और नेपाल के बीच के को रिलेशंस को रिव्यू करिए और नेपाल के जो अभी हालिया घटनाक्रम मतलब जेनजी मूवमेंट है उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है रिव्यू करिए। मतलब इंडो नेपाल रिलेशनशिप को रिव्यू करिए। तो करिए भाई। पहला, मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इंट्रोडक्शन। तो इंडो नेपाल रिलेशनशिप, पहले आप पॉइंट में बताएंगे कि कैसे हमारा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेशनशिप है, कैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नेपाल की हमारे ऊपर बनी है, और इस चीज को एक्टिव करने के लिए नेहरू जी के टाइम पीरियड पर नेपाल का प्रोविजन। फिर आप बताएंगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या चल रहा है। फिर आप बताएंगे चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है। हिंदी के ऊपर पाबंदी, मंडारिन को कंपलसरी करना, भारतीय मूल के रहने वाले लोगों मधेसियों को बाहर करना, उनकी चौथी श्रेणी में नागरिकता देने का प्रयास, 18 या 28 बार संविधान बनने के असफल प्रयास, अस्थिरता का प्रभाव, भारत विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहित करना, बुद्ध को चीन में जन्मा दिखाना, भारत और नेपाल के सभी ऐतिहासिक संबंधों को बदलना, पशुपतिनाथ मंदिर जो वाराणसी से जुड़े होते हैं उनको हटाना, संस्कृत और हिंदी भाषा के प्रमोशंस में भारत की भूमिका रही है उसको बंद कराना, भारत के द्वारा जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं उनको ट्रेनिंग देना उसको बंद कराना, नेपाल के नागरिकों की खुली आवाजाही है उनको भी बंद कराने की कोशिश, और नेपाली नागरिकों के माध्यम से भारतीयों को गाली दिलवाने की कोशिश, और फिर उत्तराखंड के कुछ इलाकों को ग्रेटर नेपाल के नक्शे में दिखाने की कोशिश, ये चैलेंज में। अब इतने सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट कॉमा दे दे के लिखिए, लेकिन इसमें आपको बैलेंस होकर लिखना पड़ेगा। और हाल के दिनों में जो जेंजीज मूवमेंट हुए हैं उससे इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंज भी बढ़ी। बस एक लाइन, जेंजी मूवमेंट हो रहा था तो सारे बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे थे, सर कहाँ पढ़े। हमने कहा 1 मिनट का टॉपिक है तुम्हारे लिए, डिप्लोमेट बनना है तो 1 मिनट से ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। हाँ, आनंद लेना है तो दिन भर देखते रहो। इतनी सारी चीज़ें हैं इंडो नेपाल के बारे में जानने की, बस एक बार माइंड होना चाहिए। मैंने आपको अभी भी बता दिया, माइंड सेट होना। एट प्रेजेंट सिनेरियो, तो इम्पैक्ट ऑफ जेंजी मूवमेंट आप बताएंगे कि किस तरह सिक्योरिटी कंसर्न दिया है। दूसरा, जो भी हमारे इकोनॉमिक और ट्रेड लॉसेस हैं वो दिखाई दे रहा है। तीसरा, 414 से भी ज्यादा योजनाएं हैं उसमें डिले हो रहे, डिले इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। चौथा, चीन का इन्फ्लुएंस ग्रोइंग होता जा रहा है। पांचवा, रोल ऑफ डीप स्टेट, नेपाल में भी डीप स्टेट की भूमिका देखी जा रही है। बिल गेट्स, एलन मस्क, पाकिस्तान, कई सारे नेपाल के अगल बगल की जमीनें खरीद के पाकिस्तान को दे रहे हैं, मदरसे बना लो। भारत के बॉर्डर पर 23,000 मदरसे नेपाल में बन चुके हैं, मैंने कहीं पढ़ा। शायद 23,000 है या 2300, शायद मैं भूल रहा हूं, बट इतना है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के आसपास 18 मदरसों को ध्वस्त किया गया है। गोरखपुर के पास ऐसे ऐसे, अभी न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो पता लग जाए क्यों हो रहा है। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डीप स्टेट। उनका असर भारत पे ही होगा, लेकिन बहुत बैलेंस वे में आपको चीजों को लिखना है। इंडिया और नेपाल के ट्रेडिशनल रिलेशंस के अलावा एट प्रेजेंट सिनेरियो में जेंजी मूवमेंट के बाद क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से ये प्रश्न आना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स इट्स एनफ फॉर योर मेंस आंसर एंड इंटरव्यू, जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं। और फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। सबसे निकटवर्ती पड़ोसी किंतु सबसे ज्यादा चुनौती भी दिए हुए हैं। एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में द क्लोजेस्ट नेबर्स बट वन दैट प्रेजेंट द मोस्ट चैलेंजेस। भारत के सभी पड़ोसी देशों में मोदी जी की सबसे बड़ी असफलता नेपाल से संबंधों को न सुधार पाने के ऊपर दिख रही है, लेकिन आप इसको डील करेंगे। चीन ताइवान के बीच में डिस्प्यूट्स क्या है, इस डिस्प्यूट से जो कंडीशन हो रहा है उससे भारत कैसे प्रभावित हो सकता है। तो अगर रसिया ने यूक्रेन को निगला, अमेरिका ने ग्रीनलैंड को निगला, तो चीन ताइवान को निगलेगा, और अगली बारी हमारे लद्दाख और अरुणाचल की है। तो विश्व में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं, प्रत्यक्षता प्रभावित होते हैं। तो चीन और ताइवान का संबंध कुछ ऐसा ही है। तो आपको बताना है सबसे पहले इंट्रो के बाद
चीन और ताइवान के बीच में प्रॉब्लम क्या है? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1949 माओ की क्रांति और वहाँ का भाग करके आना, ताइवान में बसना। दूसरा, वन चाइना पॉलिसी, चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन की आक्रामकता और इंटरनेशनल इंटरवेंशन, ये 4 पॉइंट हैं जो डिस्प्यूट्स के कारण हैं। चीन कहता है कि इनसे संबंध मत रखिए, व्यापार मत करिए, बुलाइए दुलाइए मत, ये हमारे हैं। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है और उन 14 से लफड़ा और पचड़ा है। जो शर्तें ताइवान के प्रति चीन रखता है वही शर्तें तिब्बत के प्रति दलाई लामा को लेकर रखता है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि चाइना के पैरेलल हम ताइवान से संबंध बढ़ा रहे हैं, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हमारा सेमीकंडक्टर, ऑटो उद्योग और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तीनों इफेक्टेड हो सकता है। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्व सागर, तीनों में सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट इशू इन इमर्जिंग इन दिस एरा। तीसरा क्या है? डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट, इंडिया के सिक्योरिटीज प्रॉब्लम्स लद्दाख अरुणाचल में, जो अभी मैंने बताया है। स्ट्रैटेजिक कंक्लूजन क्या डालेंगे? इंडियाज बिगेस्ट सिक्योरिटी कंसर्न इन द चाइनीज ताइवान डिस्प्यूट, जो मैंने अभी बताया कि अगर रूस यूक्रेन को निगलेगा, अमेरिका ग्रीनलैंड को निगलेगा, तो चीन ताइवान को निगलेगा, तो अगली बारी हमारी है। पिछले 14 सालों से भारत की विदेश नीति का सिर्फ एक लक्ष्य है, चीन और चीन के द्वारा निर्मित चुनौतियों को साधना और भारत की प्राथमिकताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना, चाहे वो पड़ोसी देश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो। तो भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा केंद्रण है चीन और चीन के द्वारा निर्मित चुनौतियों को संतुलित करना और भारतीय प्राथमिकताओं को ऊपर रखना। कल्पना करिए ये प्रश्न आ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि फैक्ट रट के क्वेश्चन को रटने वाले लोग लिख पाएंगे, और आ ही रहा है। यूपी में भी आएगा, आईएएस में पूछ चुका है, अगली बारी बिहार की है। आइए यूएन का रोल प्ले करते हैं। लास्ट 20 ईयर्स में यूएन, क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान तलाशने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका प्रभावी नहीं रही है। उदाहरण के साथ बताइए। कभी नहीं रही है तो आज क्या रहेगी? रूस यूक्रेन के मुद्दे पर चुप, ताइवान के मुद्दे पर चुप, वेनेजुएला के मुद्दे पर चुप, ईरान क्राइसिस के मुद्दे पर चुप, ग्रीनलैंड संकट के मुद्दे के ऊपर चुप चुप चुप। अब पैसा ही बंद कर दिया तो करोगे क्या? एक तो सीन ये है। प्रश्न ये है कि जिन देशों के ऊपर यूएन को एक्टिव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद उन देशों का उल्लंघन करने लगे तो यूएन क्या करेगा? इतिहास पुनः अपने आप को दोहरा रहा है। कभी हिटलर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को घुटनों पर ला दिया था, तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई थी, वो दिन दोबारा आ गया। अब हम जैसे देश को अगर परमानेंट मेंबर दिया जा रहा है तो ये बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मेंबर दे दिया जाएगा, मोदी जी वाह वाह, हम नारे लगाएंगे। पता लगा कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भारत के फौजों को भेजना पड़ेगा। तो एक कहावत है ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। तो भारत को यूएन के मेंबरशिप लेने से सीना भले चौड़ा हो जाए मोदी जी का, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। ये चीज़ तो व्यवहारिक चीज़ें हो गई, बट कॉपी में आप ये लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। आपको लिखना होगा वही बातें, क्या कि यूएन को संचालित करने के लिए जिन देशों के ऊपर जिम्मेदारियां थी वो खुद इनका उल्लंघन कर ले रहे हैं, इसलिए यूएन फुलफिल एक्टिव नहीं हो रहा है। क्योंकि यूएन के पास ना अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, ना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, ना अपना फोर्स है। यही सारी चीज़ें लिखनी है। तो आपको अनइफेक्टिव रोल कैसे हो रहा है? तो रशिया यूक्रेन वॉर को सीज फायर करने में वो एक्टिव नहीं है, दिख रहे हैं। सीरियाई सिविल वॉर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। गाजा क्राइसिस को नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। चाइना ताइवान डिस्प्यूट्स को नहीं कर पा रहे हैं। वेनेजुएला क्राइसिस को नहीं हैंडल कर पाए। ईरान क्राइसिस को नहीं कर पाए, और ट्रंप के एग्रेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, मणिपुर, गाजा, टैरिफ। कंक्लूजन क्या होगा? वही जो मैंने अभी आपको बताया, द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी इज द यूएन इज वायलेटिंग इट। सुरक्षा का दायित्व जिस पर है वही इसका उल्लंघन कर रहा है। यूएन संरचना, कार्यप्रणाली, समस्या, सुधार, ये कभी नहीं आता, बट आप इसको तैयार करिए। और यूएन की अप्रभावी भूमिका क्यों हो रही है और प्रभावी कैसे करेंगे, अगले पेपर में भारत का भी इसमें रोल दे दिया जाएगा। कुछ और घटना घटी आपके एग्जाम के पहले तो वो भी एक लाइन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं।
20 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। वापस मुद्दे पर आते हैं। इन 20 प्रश्नों में देखिए सारे प्रश्न कंटेम्पररी हैं, सारे प्रश्न टू द पॉइंट हैं, सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस और यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन के अप्रोच के बराबर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में जो भी मेंस आंसर राइटिंग पढ़ाए जा रहे हैं उसमें मेरे इतना परिश्रम किसी ने नहीं किया। मैं चाहता तो इसका मॉडल आंसर भी एआई से निकाल सकता, नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लिखेंगे कैसे, यही जानना है। मॉडल तो आंसर तो आपके मोबाइल में है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स को कैसे सजाना है, लिखना कैसे है। अब आप इसी चार्ट को, इसी फॉर्मेट को लेकर के लिखेंगे, किसी भी मेंटर से जांच कराइए और अपनी परफॉर्मेंस को देख लीजिए, बस यही करना है। अब आप लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में पड़ रहे हैं तो मर्जी आपकी। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मर्जी। 30 टेस्ट में हमारे साथ जुड़ते हैं या मैटर 100 रुपये वाला इलाहाबाद से निकलने वाले कंटेंट को रट करके पीसीएस बनने का ख्वाब देखते हैं। ख्वाब तो मत ही देखिए, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी लेवल आईएएस से कम नहीं है और बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनकी कॉन्सेप्ट की भी क्लियरिटी है, थॉट्स भी क्लियर है, कंटेंट भी है और लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ राजेंद्र नगर में एक कॉपी 500 रुपये में चेक होती है। हमारे इलाहाबाद से लेके, माफ़ करिए, प्रयागराज से, लखनऊ से दिल्ली में 50 रुपये में चेक हो जाती है, फ्री में चेक हो रही। फ्री में कुछ नहीं होता। और मर्जी आपकी, आगे हमसे जुड़ रहे हैं या फिर आनंद ले रहे हैं। थैंक यू।